दी अपग्रेड CSE एकेडमी। आप सभी को मैंने 9 की NCERT पूरी अच्छे से पढ़ा दी है और उसमें क्लास 9 की NCERT की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैंने आप लोगों को ना पढ़ाया हो या फिर जो भी चीज़ें छूट गई हों। 3rd चैप्टर यानी निर्धनता के चैप्टर को लेके मैं आपको हर क्लास में बता चुकी हूँ। यहाँ भी एक बार बता दूँ कि उसके ऊपर मैंने क्लास पहले ही बहुत अच्छे से दे चुका है, तो उसको मैं दोबारा से नहीं पढ़ाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैंने आप लोग को निर्धनता का चैप्टर पढ़ाया है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें को हम एक बार साइड में रखते हैं और ये आज का जो हमारा क्लास है वो NCERT से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, NCERT से रिलेटेड नहीं है क्योंकि NCERT अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की नेक्स्ट क्लास से। आज हम आपको एक छोटा सा एक वीडियो देने वाले हैं, एक छोटी सी क्लास देने वाले हैं, किसके ऊपर, हरित क्रांति के ऊपर। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। उसका टाइम मैंने लिखा है 1967 से 1977, ये टाइम मैंने लिखा है। तो इसका क्या तात्पर्य है ग्रीन रेवोल्यूशन का और इन सारी चीज़ों का, इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में डिटेल में आपको डिस्कस करती हूँ। ठीक है, शॉर्ट और डिटेल में एक साथ बोलती हूँ। उसका मतलब ये है कि बहुत ही कम टाइम में और उसको इस तरीके से ताकि वो आपको समझ में भी आ जाए, इस तरीके से मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं बंगाल का अकाल जब आया 1943 के बंगाल के अकाल के बाद देश की स्थिति जो थी वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई थी और ये स्थिति आज़ादी के बाद भी बनी रही और ऐसे में हमारी जो जनसंख्या थी वो भी क्या थी, दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ठीक है, 1943 बंगाल का अकाल। 1943 में बंगाल का जो अकाल आया था, मैंने आपसे बताया था पिछले क्लास में भी कि इसमें भूख से करीब 30 लाख लोग क्या हो गए थे, मर गए थे। ठीक है, भूख से 30 लाख लोग क्या हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, वो मर गए थे, जिस वजह से एक भीषण अकाल जो कि ना पहले आया था ना अब आया और भगवान न करे कि ऐसा अकाल हमें दोबारा देखने को भी मिले। तो ये स्थिति आने के बाद देश की हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी और आज़ादी के बाद भी जैसा कि मैंने बताया कि स्थिति ऐसी ही बनी रही है और जनसंख्या भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आज़ादी के बाद जनसंख्या एकाएक बढ़ी है, बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई खाद्य संकट को लेकर के। ठीक है, तो इसके बाद हालात भी क्या हो गए, हालात दयनीय हो गए और प्लस जनसंख्या वृद्धि भी तीव्र हो गई। ऐसे में खाद्य संकट उत्पन्न, खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो इसी के लिए ज़रूरत थी कि जो खाद्यान्न है, क्योंकि ज़मीन तो उतनी है, खेती उतनी है, सब चीज़ है, तो अब उस खेती की पैदावार को बढ़ाया जाए। ठीक है लिए, ठीक है, आवश्यकता किसकी पड़ी, आवश्यकता पड़ी कि पैदावार, भूमि की पैदावार क्षमता को बढ़ाया जाए। और इसी का परिणाम क्या रहा, इसी का परिणाम रहा हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, इसी का परिणाम था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखा कि किस तरीके से हरित क्रांति का हमें आवश्यकता पड़ी, ज़रूरत पड़ी। अब हरित क्रांति आया, ठीक है, 1967 का और 1977, 1967 से 1977 के टाइम पीरियड में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति आया। किसके, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति की क्या की गई, भारत में इसका शुभारंभ किया गया, इसका शुरुआत किया गया और इसमें लक्ष्य रखा गया कि खाद्य संकट को दूर किया जाए, कृषि को प्रोत्साहित किया जाए, कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए और कृषि श्रमिकों को रोजगार दिया जाए। क्या क्या लक्ष्य रखा गया,
लक्ष्य की अगर हम बात करें तो खाद्य संकट को दूर किया जाए, कृषि आधुनिकीकरण, कृषि श्रमिकों को रोजगार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि। ये सारे क्या रखे गए, इसके लक्ष्य रखे गए, किसके, हरित क्रांति के लक्ष्य रखे गए। और एक है कृषि को प्रोत्साहित, कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन, प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या रही हैं, इसके लक्ष्य रहे हैं। खाद्य संकट को दूर किया जाए, कृषि उत्पादकता बढ़ाई जाए, कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए, कृषि आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाए, कृषि श्रमिकों को रोजगार दिया जाए। ये सारी चीज़ें इसके लक्ष्य रही हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब हरित क्रांति आई तो मुख्यतः गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का की खेती पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, और उसमें सर्वाधिक लाभ किसको हुआ, गेहूँ को। ठीक है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किसे हुआ, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं। इसके बाद क्या किया गया, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का पर विशेष ध्यान, विशेष बल दिया गया। यानी कि इनकी उत्पादकता को बढ़ाने पर क्या किया गया, विशेष बल दिया गया। लेकिन इसमें गेहूं को क्या मिला, सर्वाधिक लाभ मिला। सर्वाधिक लाभ किससे, हरित क्रांति से। ठीक है, गेहूं की पैदावार को सबसे ज़्यादा लाभ मिला, बाकी इन चीज़ों पर सब पे बल दिया गया था, सबसे अधिक लाभ मिला गेहूं को। ठीक है, और इसके लिए देखिए ये सारी चीज़ों पर तो किया गया, लेकिन जो क्या कहते हैं, हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति के लिए उन्नत बीज चाहिए होते हैं, हाई क्वालिटी के बीज चाहिए होते हैं, सीड चाहिए होते हैं। तो उसकी पूर्ति किसने की, उसकी पूर्ति की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। ठीक है, हरित क्रांति में इन चीज़ों को लेकर के उन्नत किस्म के बीजों की आपूर्ति की किसने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसने क्या की, इसको हम शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं ICAR। ICAR हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसने क्या की, इसने उन्नत किस्म के बीजों की क्या की, आपूर्ति की भारत के अंतर्गत। ठीक है, इसने प्रदान कराया कि आप उन्नत किस्म के बीजों को लीजिए, हरित क्रांति को क्या करिए, सफल बनाइए। उसके बाद परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1978 से 69 में हमारे देश में 131 मिलियन टन रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन हुआ। ठीक है, हरित क्रांति का परिणाम क्या निकला, 1978 से 69 का जो वर्ष था, इसमें 131 मिलियन टन रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन। और इसी के बाद भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया जो कि खाद्यान्नों में क्या है, आत्मनिर्भर हैं, और खाद्यान्न के उत्पादन में क्या है, बड़े देशों के अंतर्गत जो टॉप देश आते हैं उसके अंतर्गत भारत शामिल हुआ खाद्यान्न उत्पादन के मामले में। ठीक है, 1900 ये सारी चीज़ें, यानी कि गेहूं को सर्वाधिक लाभ हुआ, इन सारी क्षेत्रों में काम किया गया। हरित क्रांति के बाद कृषि क्षेत्र में पैदावार बढ़ी, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया, इन सब चीज़ों को बढ़ाया गया। और उसके बाद ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने क्या किया, उन्नत किस्म के बीजों की आपूर्ति कराई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ
कि जब फसल आई तो 1978 से 69 के वर्ष में इसमें क्या हुआ कि 131 मिलियन टन के रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन किया गया। और भारत विश्व के जो टॉप देश आते हैं जो कि खाद्यान्नों के उत्पादन में टॉप आते हैं, उसमें भारत क्या हुआ, शामिल हुआ। और इसके बाद कुछ इसके और प्रभाव जो पड़े इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। और क्या क्या, अब चूंकि यहाँ से अब भारत वापस नहीं लौटा, फिर दिन ब दिन इसमें क्या हुआ, खाद्यान्नों की उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि होती रही। तो कुछ प्रभाव हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले तो इसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले तो खाद्यान्नों की आयात में कमी हुई। अब जब रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन हुआ तो सबसे पहले तो खाद्यान्नों की आयात में कमी, ठीक है, खाद्यान्नों की आयात में कमी आई, यानी कि जो दूसरे देशों से ज़्यादा खाद्यान्नों को मंगाया जाता था भारत में, उस पर रोक लगा। उसके बाद आत्मनिर्भरता बढ़ी। आत्मनिर्भरता बढ़ी कैसे, क्योंकि जब हम दूसरे देशों से मंगाएंगे नहीं, यानी कि हम अपने यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं, इस वजह से आत्मनिर्भरता बढ़ी। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ी। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न, क्योंकि जब खाद्यान्नों का उपज ज़्यादा होगा तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में ज़्यादा खाद्यान्न आएगा और इससे उनकी जो खाने पीने की जो एक लिमिटेड क्राइटेरिया तय थी, इससे उसमें वृद्धि आएगी और उनके हेल्थ, उनका स्वास्थ्य क्या होगा, पहले से बेहतर होगा। एक व्यक्ति के हिस्से में जहाँ पहले 1 रोटी आता था, उसके हिस्से में 3 रोटियाँ आएंगी, तो जाहिर सी बात है उसकी भूख भी क्या होगी, अच्छे से तृप्त हो पाएगी। उसके स्वास्थ्य पे भी क्या होगा, अच्छा असर पड़ेगा और इससे वो समाज में अपनी क्षमता का उचित योगदान दे पाएगा। उसके बाद किसानों की आय में वृद्धि हुई, क्योंकि जब पैदावार बढ़ेगी उतनी ही ज़मीन में, जब पैदावार बढ़ेगी, ज़मीन अलग से नहीं, उतनी ही ज़मीन में पैदावार जब बढ़ेगी तो किसानों की आय आमदनी अच्छी होगी ही, किसानों की आय बढ़ी। क्योंकि अगर मान लीजिए इतना बड़ा प्लॉट है, इतने बड़े प्लॉट में एक टाइम पहले आप इतना अनाज उत्पादित करते थे और अब आप इतना उत्पादित करें, जाहिर सी बात है इसको बेचकर आप ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे। कृषि क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर, इन सब की मांग बढ़ी। आधुनिक उपकरणों की मांग बढ़ी, ठीक है। जाहिर सी बात है इतनी सारी पैदावार अगर हो रही है, इतना ज़्यादा उन्नत किस्म की चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, इतनी सारी फसल का पैदावार हो रहा है, उपज जो है वो दुगना तिगुना हो रहा है, तो इसके लिए मशीनें चाहिए। इतने सारे उत्पादन के लिए, इतने फास्ट और इतने बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए हमें आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। तो इसमें जो आधुनिक मशीन है, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, और भी बहुत सारी जो मशीनें आती हैं कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, उनकी डिमांड बढ़ने लगी मार्केट में। तो विनिर्माण क्षेत्र को भी क्या हुआ, बेनिफिट होने लगा, क्योंकि ट्रैक्टर, थ्रेसर, इन सब चीज़ों को भी तो बनाना पड़ता है, तो तभी तो इनकी डिमांड की पूर्ति की जा सकती है। तो विनिर्माण क्षेत्र में भी क्या हुआ, बढ़ावा हुआ। उसके बाद रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों की मांग में वृद्धि हुई, ठीक है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों की मांग में वृद्धि। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी पैदावार के लिए हमें जैविक खाद से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैविक खाद तो पहले ही हम कर रहे थे गोबर और बाकी सारी जैविक खाद्यों का यूज़ करके, लेकिन तब पैदावार नहीं हो रही थी। लेकिन जब रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का, खरपतवार नाशकों का जब यूज़ किया गया तब क्या हुआ, और उन्नत किस्म के बीजों का जब यूज़ किया गया तो ये देखा गया कि बहुत ही आसानी से उतनी ही ज़मीन में उतनी ही क्षमता के अनुसार उससे और अधिक हम डबल ट्रिपल गुना हम क्या कर रहे हैं, अपनी फसल का उत्पादन कर पा रहे हैं, पैदावार को बढ़ा पा रहे हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों की क्या हुई, मार्केट में डिमांड बढ़ी और उसके बाद राष्ट्रीय संबल की मांग बढ़ी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब जब पैदावार ज़्यादा होगा तो लोग भी ज़्यादा चाहिए उसको संभालने के लिए, तो श्रम बल की मांग बढ़ी भारत में। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को लाभ को प्राप्त करने के लिए क्या हुआ, ये सभी चीज़ें क्या हुई, कारगर हुई। यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ।
श्रम बल की मांग बढ़ी, इसके परिणामतः रोजगार में सृजन हुआ, रोजगार सृजन कृषि क्षेत्र में, कृषि व अन्य क्षेत्रों में। अन्य क्षेत्र का मतलब यह है कि चूंकि जब आधुनिकीकरण भी हुआ और ये सारी चीज़ों की जब डिमांड बढ़ी तो जाहिर सी बात है विनिर्माण क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम, ट्रैक्टर भी तो बनाया ही जाता है, थ्रेसर वगैरह ये भी तो बना के ही आते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी विनिर्माण क्षेत्र में भी क्या हुआ, वृद्धि हुई, वहाँ पर भी रोजगार सृजन हुआ। कृषि क्षेत्र में भी चूँकि पैदावार बढ़ी, श्रम बल की मांग बढ़ी, यानी कि रोजगार का सृजन हुआ। और उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का जो लक्ष्य है, खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल योगदान रहा हरित क्रांति का। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि खाद्यान्न की संकट को दूर करने के लिए खाद्यान्न का होना बहुत आवश्यक है। और पुराने ढर्रे से अगर हम काम करते तो खाद्यान्नों की उपलब्धता कभी भी ना हो पाती। खाद्य संकट को दूर करने के लिए हमें लोगों तक खाद्यान्नों का वितरण करना पड़ता है पीडीएस के थ्रू, जैसा कि मैंने बताया था। बफर स्टॉक में आपको खाद्यान्नों को भंडारण करके रखना पड़ता है। इसके लिए आपको भंडारण के लिए अनाज चाहिए और वो अनाज पुराने ढर्रे से नहीं इतने ज़्यादा हो पाते, उससे कमियाँ बनी ही रहती। लोगों के जो वर्तमान स्थितियाँ हैं उनमें तो कमियाँ रहती ही, तो आने वाली भविष्य में आपदा संकट के लिए हम कैसे बचा कर रखते, तो ये सारी संकट की स्थिति रहती। इसीलिए हरित क्रांति ने बहुत बड़ा योगदान दिया है खाद्य सुरक्षा की लक्ष्य को प्राप्त करने में, क्योंकि उसने उतनी ही जमीन, उतनी ही क्षमता में अधिक से अधिक पैदावार दिया है लोगों को, जिससे लोगों की खाद्यान्न की उपलब्धता भी बढ़ी। जैसा कि मैंने कहा कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी, यानी कि अब व्यक्ति पहले से ज़्यादा क्या होगा, स्वस्थ होगा। और चूंकि व्यक्ति पहले ज़्यादा स्वस्थ होगा तो फिर समाज में अपनी जो क्षमता है उसका सही से योगदान दे पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने हरित क्रांति को लेकर के देखी। बहुत ही शॉर्ट में था, लेकिन इसमें काफ़ी सारी डिटेल डिस्कशन, बहुत ही डिटेल चर्चा मैंने आपसे की है। इसके तहत आप हरित क्रांति पर एक आप क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस क्लास में हमारा इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।